वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना है। तो हिंदी अनुवाद से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा। और आपको बता दूँ, इससे पहले कुछ ट्रेलर की भांति मैंने 10 मिनट का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, आप लोगों ने उसको देखा। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि भाई क्लास आपकी लाइव होगी, कल के लिए ही बोला था, लेकिन क्या हुआ कि भाई कल कुछ टेक्निकल इशू हो गया, इसकी वजह से मैं आ नहीं पाया लाइव। आज मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हिंदी अनुवाद के आज के वीडियो के माध्यम से लगभग हम 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न चैप्टर से आपके संबंधित होंगे। यानी आपका सिलेबस जो है, जितना भी सिलेबस है, उन सभी सिलेबस को ध्यान में रख करके इस मॉडल पेपर को बनाया जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर से आपके इसमें 1 आध 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 10 प्रश्न हो सकते हैं। तो उसको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है, ताकि सभी चैप्टर को ध्यान में रख करके आपकी परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैंने यह मॉडल पेपर तैयार किया है। तो कुछ विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है, तो उनके लिए विशेष करके महत्वपूर्ण होगा, और बाकी जिनकी परीक्षा लिखित होती है उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और लिखित वालों के लिए जल्द ही मैं मॉडल पेपर बनाऊंगा, और ख़ास करके चैप्टर वाइज वीडियो आपकी जल्द ही होने वाली हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। मैंने सोचा था होली बाद आपकी क्लासेस होंगी, लेकिन क्या हुआ कि भाई उसमें मेरी परीक्षा भी लग गई। तो इस समय जब मेरी परीक्षा लग गई तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, और एक परीक्षा तो है नहीं, कई परीक्षाएँ, 4-5 परीक्षाएँ मुझको देनी है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझको। ठीक है, और बाकी आप लोग टेंशन ना लें, 20 तारीख के बाद से फुल फॉर्म तरीके से क्लासेस आपकी प्रारंभ हो जाएगी। उससे पहले भी आपके मॉडल पेपर मैं देता रहूँगा, ताकि आपको समझ में आती रही चीज़ें। तो ये हल मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए, यानी सॉल्व मॉडल पेपर है। इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे उनको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। तो आपकी बार ये प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, आने वाले हैं आपकी परीक्षा में, रट लीजिएगा बिल्कुल। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ आज के प्रश्नों के साथ, और जानते कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए जानते भाई। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नायडा ने कितने चरण यानी अनुवाद स्वीकार किए हैं? नायडा महोदय ने बताएं कितने चरण या कितने अनुवाद स्वीकार किए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे भाई। बढ़िया प्रश्न है, और आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा सकता है, बताइएगा, बताएं भाई। नायडा महोदय ने कितने चरण स्वीकार किए हैं अनुवाद के? बताएं। 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण या फिर 5 चरण? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 3 चरण। नायडा महोदय ने 3 चरण स्वीकार किया है। किसके भाई? अनुवाद के। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनुवाद के चरणों की अगर बात की जाए तो अनुवाद की प्रक्रिया और अनुवाद के चरण खास करके आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 से प्रश्न आपका पूछा गया है, जिसमें अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में हमको पढ़ना है। अनुवाद की प्रक्रिया में खास करके जो विद्वान है ये नायडा महोदय, ये पश्चिमी विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है। नायडा हो गए, न्यूयॉर्क हैं, बाथगेट हैं, इन लोगों ने अनुवाद प्रक्रिया से संबंधित विवेचन अपना प्रस्तुत किया है। और भारतीय भाषा विज्ञान में खास करके अगर देखा जाए तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है वो भी अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में अपने मत देते हैं। नायडा महोदय अनुवाद प्रक्रिया के 2 पक्ष, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, ये 2 रूप प्रस्तुत करते हैं अनुवाद प्रक्रिया के। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। और ख़ास करके 3 रूप भेद इसके किए गए हैं: स्रोत भाषा, मध्यवर्ती रचना और लक्ष्य भाषा। क्लियर? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और नायडा महोदय ने खास करके, आपको पता होगा, कितने चरण या कितने अनुवाद स्वीकार किए हैं? तो उन्होंने 3 चरण स्वीकार किए हैं। वो 3 चरण कौन कौन से हैं उसको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न रहेगा कि नायडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं। तो नायडा महोदय जो कि अनुवाद प्रक्रिया के चरण बताते हैं, तो अनुवाद प्रक्रिया के चरण की अगर बात की जाए, देखिए, पाठ विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, ये तीनों एक प्रकार से इसके चरण है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अनुवाद प्रक्रिया का
या अनुवाद प्रक्रिया के खास करके जो 3 चरण हैं, या एक प्रकार से जो अनुवाद के 3 चरण हैं, यहाँ पर कितने चरण पूछा गया था, 3 चरण। वो 3 चरण कौन कौन से? पहला है पाठ विश्लेषण। पाठ विश्लेषण जो होता है ये स्रोत भाषा में निबद्ध पाठ का विश्लेषण, अर्थात व्याकरणिक रूप, शब्द चयन और अर्थ गौरव, इन सभी पर विचार करके उसके आशय की गहराई तक पहुंचता है पाठ विश्लेषण। अंतरण जो होता है ये स्रोत भाषा के पाठ का विश्लेषण करने के बाद में उसमें निहित मर्म को अच्छी तरीके से आत्मसात करता है और उसके बाद में लक्ष्य भाषा में उसी मर्म को उसी भव्यता के साथ उतारता है, उसी को हम अंतरण कहते हैं। ठीक है। और अनुवादक जो होता है अंतरण के समय जहाँ स्रोत भाषा यानी जिस भाषा का हमको अनुवाद करना है उस भाषा के पाठ में निहित विशेषताओं को अपने मस्तिष्क में रखता है और वहाँ लक्ष्य भाषा में यानी जिस भाषा में अनुवाद करना है, स्रोत भाषा मतलब जिस भाषा का अनुवाद करना है, लक्ष्य भाषा का मतलब जिस भाषा में अनुवाद करना है, तो स्रोत भाषा के पाठ में निहित विशेषताओं को जो अनुवादक होता है वो अपने मस्तिष्क में रखता है अंतरण करते समय, और वहाँ पर लक्ष्य भाषा में उन्हीं विशेषताओं की सुरक्षा के प्रति सजग और प्रयत्नशील रहता है। जो विशेषताएं स्रोत भाषा में थी उन्हीं विशेषताओं को खास करके लक्ष्य भाषा में रखना, ये अंतरण कहलाता है। इसके अलावा पुनर्गठन। पुनर्गठन आप देखते हैं स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा में अंतरण हो जाना ही क्या कहलाता है? पुनर्गठन कहलाता है। तो ये एक प्रकार से चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वैसे न्यूयॉर्क महोदय भी अनुवाद प्रक्रिया के 3 चरण ही स्वीकार करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क महोदय ने कितने चरण स्वीकार किए आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क के अनुसार अनुवाद के कितने चरण हैं? 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण या 5 चरण? तो न्यूयॉर्क महोदय ने भी एक प्रकार से, ये भी पश्चात विद्वान है न्यूयॉर्क महोदय, इन्होंने 3 चरण स्वीकार किया है। ठीक है। कौन कौन से 3 चरण हैं वो भाई? तो देखिए 2 विद्वान हो गए आपके, एक तो नायडा, ये भी 3 चरण अनुवाद प्रक्रिया के बताते हैं, और न्यूयॉर्क महोदय भी 3 चरण मानते हैं। पहला न्यूयॉर्क कहते हैं कि भाई पाठबोध। ठीक है। दूसरा पाठबोध या फिर उसी को व्याख्या, पाठबोध तथा व्याख्या पहला। दूसरा है अभिव्यक्ति और पुनर्सर्जन, और तीसरा जो इन्होंने बताया अनुवाद प्रक्रिया का चरण वो है लक्ष्य भाषा में अनुदित उद्धरण का पाठ। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाथगेट के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण हैं? बाथगेट महोदय भी पाश्चात्य विद्वान हैं और इन्होंने एक प्रकार से इसके बारे में बताया। तो जो है बाथगेट महोदय अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण बताते हैं? तो खास करके अनुवाद प्रक्रिया के रूपों का थोड़ा अधिक विस्तार से वर्णन अगर किसी ने किया है तो बाथगेट महोदय ने ही किया है। बाथगेट महोदय ने स्रोत भाषा के पाठ से लक्ष्य भाषा के पाठ तक के 7 चरण स्वीकार किए। कितने चरण भैया? 7 चरण स्वीकार किए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लग जाएगा। खास करके 7 चरणों में उनका पहला तो है भाई समन्वय, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है बोधन, चौथा है पारिभाषिक अभिव्यक्ति, और 5वां है पुनर्गठन, 6वां है पुनरीक्षण, और आपका 7वां है पर्यालोचन। ठीक है। तो बाथगेट महोदय ने 7 सोपानों में खास करके 3 को ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्रकार से खास करके उसको स्वतंत्र अस्तित्व उसको स्वीकार किया है, समन्वय, पुनरीक्षण और पर्यालोचन। ठीक है। उन 3 को ज़्यादा अच्छे तरीके से मानते हैं। बाकी 7 हैं बाथगेट महोदय के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के चरण। 7 चरण कौन कौन से? पहला समन्वय, दूसरा विश्लेषण, तीसरा बोधन, चौथा पारिभाषिक अभिव्यक्ति, और चौथा आपका 5वां हो जाएगा पुनर्गठन, 6वां हो जाएगा पुनरीक्षण, और 7वां हो जाएगा पर्यालोचन। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बाथगेट महोदय के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के ये 7 चरण हो गए। अगला प्रश्न आपका है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद के कितने चरण माने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद प्रक्रिया के मुख्य रूप से जो चरण माना उन्होंने 6 चरण स्वीकार करते हैं। भारतीय विद्वान हैं भोलानाथ तिवारी जी, भाषा वैज्ञानिक हैं भोलानाथ तिवारी, बड़ा नाम इनका है भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भोलानाथ तिवारी जी के। तो 6 चरण इनके कौन कौन से हैं? इनका पहला चरण है भाई मूल पाठ का बोधन होना चाहिए कि भाई किसका अनुवाद करना उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात उसका विश्लेषण हमको पता होना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। तीसरा चरण हमको क्या करना चाहिए? भाषांतरण, उसकी भाषा को चेंज करना चाहिए। फिर पुनरीक्षण, फिर दोबारा चेक करना चाहिए उसको, पुनरीक्षण माने तो दोबारा चेक करना। 5वां फिर समायोजन, दोनों में स्थापित करके भाई जो तालमेल बैठा है कि भाई जो अंग्रेजी में था वही हिंदी में है या हिंदी में जो था वो अंग्रेजी में ही है कि नहीं है, जो चीज़ें उसमें थी वही चीज़ें समायोजित हो रही हैं इसमें कि नहीं हो रही हैं। इन चीज़ों को एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम लिप्यंतरण करते हैं
जब हम क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं तो खास करके ये चीज़ हमको ध्यान रखना होता है कि भाई समायोजन हो रहा है, जो हमने किया है वो एग्जैक्ट वही अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा। और जो छठवां पॉइंट इन्होंने बताया भोलानाथ तिवारी जी ने, उन्होंने कहा समीक्षण। फिर उसके बाद में हम समीक्षा करते हैं कि भाई जो चीज़ें हुई है वो तार्किक हैं, तर्कसंगत है या नहीं है। तो इन चीज़ों के इस माध्यम से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद प्रक्रिया के 6 चरणों को स्वीकार किया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के अनुवाद प्रक्रिया खास करके स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा की सामग्री में प्रस्तुत करने के तरीके का नाम होता है एक प्रकार से अनुवाद की प्रक्रिया। ठीक है, अनुवाद प्रक्रिया का अर्थ होता है स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त प्रदान करने की शैली। इसके अलावा स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की मध्यवर्ती स्थिति होती है अनुवाद की प्रक्रिया। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने अनुवाद की प्रक्रिया के अपने अपने तरीके से सोपान स्वीकार किए हैं। नायडा ने 3 चरण स्वीकार किया, मैंने आपको बता ही दिया। न्यूयॉर्क ने भी 3 माना, बाथगेट महोदय ने 7 माना, भोलानाथ तिवारी जी ने 6 माना। ठीक है, और हमारे विचार से अगर देखा जाए तो अनुवाद प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। 2 चरण कौन कौन से होते हैं? पहला चरण तो आपका होता है अर्थ ग्रहण और दूसरा होता है संप्रेषण। ठीक है, सबसे पहले अर्थ ग्रहण, उसका अर्थ जाने, उसके बाद में संप्रेषण। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बैठते हैं अनुवाद प्रक्रिया के सोपानों में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के चरण हैं मूल पाठन, बोधन, विश्लेषण, भाषांतरण या फिर उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करें। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के चरण हैं बिल्कुल विश्लेषण, मूल बोधन, मतलब मूल पाठ बोधन, भाषांतरण। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद का चरण है पुनरीक्षण भी है, समायोजन भी है, तुलना भी है। ठीक है, क्या सॉरी क्या पूछा गया आपसे? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद का चरण है, हाँ है, तो बिल्कुल ये तीनों हैं। ठीक है, मैंने सोचा हो सकता है यहाँ पर नहीं पूछा गया, लेकिन नहीं पूछा गया है, पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। इन प्रश्नों को आप देख एकदम से रट लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, कैटफोर्ड ने अनुवाद की कितनी सीमाएं बताई है? कैटफोर्ड महोदय ने अनुवाद की कितनी सीमाएं बताई भाई? तो कैटफोर्ड महोदय ने अनुवाद की 2 सीमाएं बताई हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न वहीं पर आपसे पूछा गया कि अनुवाद की सीमाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो अनुवाद की सीमाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अनुवाद की सीमाओं को कितने भागों में बांटा गया भाई? तो अनुवाद की सीमाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। चले, अनुवाद और अनुवाद प्रक्रिया खास करके जिन विलक्षणताओं को अनुवाद वैज्ञानिकों ने बार बार रेखांकित किया है, उन्हीं के खास करके बाद में आप देखते हैं तो कुछ समस्याएं भी उसमें उभर करके सामने आई हैं, और खास करके उसी समस्याओं को ध्यान में रख करके उसकी सीमाएं भी फिक्स की गई अनुवाद का। चूँकि अनुवाद से भाषा का क्या होता है? संस्कार होता है और उसका आधुनिकीकरण होता है, और ख़ास करके 2 संस्कृतियाँ एक में जुड़ती हैं जब किसी भाषा का अनुवाद होता है, अगर अंग्रेजी से हिंदी में हुआ या हिंदी से अंग्रेजी में या संस्कृत से, तो इससे क्या होता है कि चीज़ें होती हैं। तो अनुवाद की सीमाएं 2 प्रकार से हैं, खास करके कैटफोर्ड महोदय ने बताया ही 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक तो भाषा परक सीमा और एक सामाजिक सांस्कृतिक सीमा। 2 प्रकार की सीमाएँ होती हैं खास करके अनुवाद की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को स्वीकार किया है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपके समझ में आई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, विस्तार से हम समझेंगे हर एक पॉइंट को। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है कि अनुवाद किसके स्थानांतरण की प्रक्रिया पर निर्भर है? मूल पाठ के या लिखित पाठ के या कविता पाठ के? तो अनुवाद किसके स्थानांतरण की प्रक्रिया पर निर्भर है? तो वो मूल पाठ के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर निर्भर होता है, मूल पाठ के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, चीनी त्रिपिटक के 23वें संस्करण में कितने से अधिक भारतीय ग्रंथों का चीनी में अनुवाद है? बताएं सभी लोग फटाफट से। चीनी त्रिपिटक के 23वें संस्करण में कितने से अधिक भारतीय ग्रंथों का चीनी में अनुवाद है? तो लगभग 3660 ग्रंथों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, किस सन में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज तथा अनुवाद प्रकाशन कार्य आरंभ किया?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न आपका 100% आने वाला, रट लीजिएगा। प्रश्न क्या है, किस सन में सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज तथा अनुवाद प्रकाशन कार्य आरंभ किया? तो वह वर्ष कौन सा है? 1775। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने बी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, गीता का हिंदी अनुवाद हाखल्लभ ने किस सन में किया था? तो गीता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था भाई? हाखल्लभ महोदय ने कब किया था? ये बात आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे भाई। बताइए सभी लोग, कब किया था? गीता का अनुवाद हिंदी में खास करके अनुवाद जो है हाखल्लभ महोदय ने किस सन में किया था? तो उन्होंने कब किया था? उन्होंने कब किया था भाई? बताइए सभी लोग। उन्होंने किया था 1644 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया, 1644 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, गीता का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो गीता का हिंदी अनुवाद किसने किया था भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हाखल्लभ महोदय ने भी किया था, भगवान दास ने भी किया है और आनंद राम महोदय ने भी किया है। तो गीता का हिंदी अनुवाद इन सभी लोगों ने किया है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपयुक्त तो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, गीता का हिंदी अनुवाद भगवान दास ने कब किया है? तो गीता का हिंदी अनुवाद भगवान दास ने कब किया भाई? 1669 में भगवान दास ने किया था गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता बहुत ही एक प्रकार से प्रसिद्ध पुस्तक है और मेरे हिसाब से जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्याय मतलब भगवत गीता का पाठ करता है वो समस्त प्रकार के प्रश्नों से एक प्रकार से उसके उत्तर को पा जाता है और दुख सुख का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उद्यत सविता ताम्रस ताम्र संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता, वो दुख में भी ज़्यादा दुखी नहीं होता, सुख में भी ज़्यादा सुखी नहीं होता। वो भगवान सूर्य जिस प्रकार से उदय होते समय भी लाल होते हैं, अस्त होते समय भी लाल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह व्यक्ति होता है जो कि गीता का पाठ करता है। गीता एक प्रकार से कर्म का संदेश देती है। फल की इच्छा को एक प्रकार से ध्यान में रख करके किया गया कर्म जो होता है वो बेकार कर्म होता है। जब बिना फल की इच्छा के आप निष्काम कर्म करते हैं वह एक प्रकार से कर्म अच्छा माना गया है और निष्काम कर्म का एक प्रकार से विस्तार से वर्णन गीता में आपको मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता पढ़िएगा कभी टाइम निकाल करके आप। तो गीता का हिंदी अनुवाद आनंद राम महोदय ने कब किया है? तो आनंद राम जी ने कब किया भाई गीता का हिंदी में अनुवाद? तो उन्होंने 1707 ईस्वी में किया। ठीक है, पहले किसने किया? पहले गीता का अनुवाद हाखल्लभ महोदय ने किया 1644 में। फिर गीता का अनुवाद किया भाई किसने? जो है गीता का अनुवाद किया भगवान दास ने। कब किया भगवान दास ने? 1669 में। फिर आनंद राम महोदय ने किया 1707 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से। न्यूटन का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, विकासवाद या मनोविश्लेषणवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद? तो भाई मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है यही न्यूटन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न देखें आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग जानने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कोश का प्रकार है। कोश का प्रकार है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कोश का प्रकार है, कोश का प्रकार है शब्दकोश, थिसारस या पर्याय कोश या फिर ये सभी। ठीक है, कोश का प्रकार, कोश का ये सब प्रकार है, बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और बताने का भी प्रयास करें। प्रश्न आपका बड़ा ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका है कि कोश का प्रकार है, बताइए। कोश का प्रकार है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। शब्दकोश, थिसारस या पर्याय कोश? तो बिल्कुल कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन। बहुत सही, आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं डी ऑप्शन। थिसारस, शब्दकोश, पर्याय कोश ये सब कोश के प्रकार होते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न आप देखते हैं, कोश का प्रकार है। अगला प्रश्न भी आपका है, कोश का प्रकार है। उच्चारण कोश, भाषिक कोश, विषय कोश। तो ये सब भी कोश के ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोश का प्रकार है। ऐसे प्रश्न आपसे बन सकता है कई प्रकार के। परिभाषा कोश, विश्व कोश, साहित्य कोश। तो ये सब भी कोश ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। कोश का प्रकार है, मिथक कोश, एक भाषिक कोश, उपभाषा कोश। तो ये भी कोश का ही एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, कोश को लेकर के है। प्रश्न है कि किस कोश में अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से शब्दों का सही उच्चारण दिया जाता है। तो किस कोश में ऐसा किया जाता है भाई? उच्चारण कोश में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा कोश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कोश का एक प्रकार से बड़ा महत्व होता है दैनिक जीवन में भी। और आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के आधुनिक शब्दकोशों में खास करके आप देखिएगा कि लगातार शब्दकोश का कार्य केवल एक भाषा के शब्दों का अर्थ या परिचय देने तक ही सीमित नहीं होता है। अपने खास करके आपने ऐसे अनेक शब्दकोश देखे होंगे जिनमें एक भाषा के शब्दों का अर्थ जो होता है उसका परिचय दूसरी भाषा में भी आपको मिलेगा। अंग्रेजी हिंदी में आप देखते हैं इस प्रकार से, या हिंदी अंग्रेजी में आप शब्दकोशों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपने कई बार इसको देखा होगा कि वो अंग्रेजी में लिखा है लेकिन उसको हिंदी में समझाने के लिए लिख दिया जाता है। अनुवाद के कई सारे महत्व होते हैं, कोश के कई महत्व भी होते हैं अपने। ठीक है, कोश कई प्रकार के होते हैं, भाषिक कोश, अन्य कोश और एक भाषिक कोश आप देखते हैं। ठीक है, द्विभाषिक कोश। तो ये सब कोश के भी प्रकार हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उपभाषा कोश, परिभाषा कोश, कई प्रकार के कोश होते हैं। विविध विषयों से संबंध परिभाषिक शब्दावली कोश या शब्द संग्रह जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कोश, ये पर्याय कोश भी है, थिसारस भी है। ठीक है, विश्व कोश, पुराण या मिथक कोश, उच्चारण कोश, विपर्याय कोश, साहित्य कोश। ठीक है, तो ये सब कोश के ही प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता होती है। संपर्क भाषा, सहज भाषा, राष्ट्रीय भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो बहुभाषिक समाज की जो सहज आवश्यकता होती है वो संपर्क भाषा होती है। क्या होती है? संपर्क भाषा। बहुभाषिक समाज में सहज आवश्यकता संपर्क भाषा की होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है दैनिक जीवन व्यवहार, व्यापार एवं वाणिज्य या विज्ञापन। तो भाई इन सभी में जो है खास करके बहुभाषिक समाज में अनुवाद का प्रयोग होता है। तो अनुवाद इन सभी क्षेत्रों में, व्यापार में भी, वाणिज्य में भी, दैनिक जीवन व्यवहार में भी अनुवाद का प्रयोग होता है और विज्ञापन के कार्यों में भी अनुवाद का प्रयोग आपको दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है भाई? तो प्रशासन में भी आपको दिखेगा, पर्यटन में भी देखने को मिलेगा, सांस्कृतिक कार्यकलापों में भी आपको खास करके अनुवाद का क्षेत्र आपको मिलेगा। क्योंकि बहुभाषिक समाज में क्या होता है, बहुभाषिक समाज है तो कई प्रकार के लोग वहाँ पर होंगे, तो वहाँ पर अनुवाद का एक प्रकार से देखना, मतलब अनुवाद को ध्यान में रख करके चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर भी एक प्रकार से अनुवाद का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है जहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती है, मल्टी लैंग्विस्टिक सोसाइटी है। तो वहाँ पर खास करके अनुवाद में, साहित्य में भी अनुवाद देखने को मिलता है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुवाद आपको देखने को मिलेगा, जनसंचार के माध्यम में भी अनुवाद आपको, बिना अनुवाद के कुछ होगा नहीं। चूँकि भाई एक लोग हिंदी बोलते हैं, दूसरा मराठी बोलता है, तीसरा तेलुगु बोलता है, पांचवा तमिल बोलता है। तो इससे क्या होगा कि भाई सभी लोगों को एक भाषा, मतलब सभी को अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल तो भाई संसद भवन में आप देखते हैं विभिन्न क्षेत्र के लोग आते हैं तो उनके पास मशीन होती, कान में लगा करके बैठ जाते हैं। तो उनको अगर कोई व्यक्ति हिंदी में बोल रहा है तो अगर मराठी भाषी व्यक्ति तो उसको मराठी में सुनाएगी हिंदी, कोई व्यक्ति गुजराती तो उसको गुजराती में उस मशीन में सुनाई पड़ेगा। तो एक प्रकार से मशीनों का ये बन चुका है, तो वो खास करके मशीनीकरण का अनुवाद हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा वास्तव में दो भाषाओं को बोलने वालों के बीच मध्यस्थ भाषा का कार्य करती है? बताएं सभी लोग। तो कौन सी भाषा वास्तव में दो भाषाओं को बोलने वाले के बीच मध्यस्थ भाषा का कार्य करती है? संपर्क भाषा, संचार भाषा, राज्य भाषा या राष्ट्र भाषा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संपर्क भाषा, ऑप्शन नंबर ए। तो संपर्क भाषा क्या करती है?
दो भाषाओं को बोलने वालों बीचों के मतलब वाले लोगों के बीच में क्या करती, मध्यस्थता का कार्य करती संपर्क भाषा। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी आजकल संपर्क भाषा इंडिया में है। खास करके आप देखते हैं जो जिसको उसी को मान लेते हैं, कोई व्यक्ति तेलुगु बोल रहा है और कोई व्यक्ति तमिल का है या फिर खास करके हिंदी बोल रहा है, तो दोनों आप आपने सामने मिलेंगे तो अंग्रेजी में बात करेंगे, हिंदी वाला भी अंग्रेजी में बोलेगा तो उसको समझ में आ जाएगा उसको भी। तो एक प्रकार संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी विश्व स्तर की भाषा है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका पूछा गया कि पारिभाषिक शब्दावली में बंधन रहता है, बताएं। पारिभाषिक शब्दावली में बंधन रहता है, किसका बंधन रहता है भाई, व्याकरण का, शब्दों का, भाषा का या रूप का। तो पारिभाषिक शब्दावली में जो बंधन रहता है वो शब्दों का बंधन रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला है, एकदम से इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पारिभाषिक शब्द होना चाहिए अल्पाक्षर, प्रयोगात्मक, सुविधाजनक या फिर उपयुक्त सभी। तो पारिभाषिक शब्द कैसा होना चाहिए भाई, पारिभाषिक शब्द जो होना चाहिए वो अल्पाक्षर भी होना चाहिए, प्रयोगात्मक भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, सुविधाजनक भी पारिभाषिक शब्द होना चाहिए। ताकि अल्पाक्षर माने छोटे अक्षर यानी कम अक्षर में होना चाहिए, प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल में आना चाहिए, ठीक है, प्रयोग में यूज़ में आना चाहिए, वो सुविधाजनक होना चाहिए, लोगों को समझने योग्य होना चाहिए। तो पारिभाषिक शब्द ऐसे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारिभाषिक शब्दावली की एक पद्धति है इनमें से अनुकूलन, ग्राह्यता, संचयन या विस्तारण, बताएं सभी लोग। पारिभाषिक शब्दावली की एक पद्धति कौन सी है इनमें से। तो पारिभाषिक शब्दावली की जो पद्धति है वो है संचयन की पद्धति। ठीक है, संचयन की पद्धति जो है एक प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली की एक पद्धति संचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर का, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पारिभाषिक शब्दावली का बुनियादी सिद्धांत है। पारिभाषिक शब्दावली का बुनियादी सिद्धांत कौन सा है, उपयोगिता, विनम्रता, लचीलापन या सहजता। तो पारिभाषिक शब्दावली का बुनियादी जो सिद्धांत है वो उपयोगिता का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो। चूँकि पारिभाषिक शब्दावलियों की उपयोगिता होती है, बुनियादी सिद्धांत उपयोगिता का ही है, खास करके ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पारिभाषिक शब्दावली में अनिवार्य है, क्या अनिवार्य, एक रूपता का होना, बोधगम्यता का होना या सरलता का। तो भाई तीनों का होना परम आवश्यक है। एक रूपता परिभाषित शब्दावली में होगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग समझ पाएंगे, बोधगम्यता यानी समझने योग्य होगी तो भी बढ़िया तरीके से चीज़ें होंगी, सरलता भी होनी चाहिए ताकि लोग उसको समझ सके, जान सके, पढ़ सके। तो पारिभाषिक शब्दावलियों में ये चीज़ें अनिवार्य होती हैं, ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर होंगे। पारिभाषिक शब्दावली में अनिवार्य हैं एक रूपता, बोधगम्यता, सरलता, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजेंसी, AGENCY, एजेंसी का हिंदी रूपांतर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आपके ये प्रश्न आ सकता है। तो एजेंसी का हिंदी रूपांतर क्या है भाई, एजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राधिकरण बोलते हैं, अभिकरण बोलते हैं, प्रतिष्ठान बोलते हैं या फिर व्यवसाय बोलते हैं, बताएं। तो एजेंसी को हम हिंदी में अभिकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकरण, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। तो एक प्रकार से ये पारिभाषिक शब्दावली का सैद्धांतिक परिचय एवं व्यवहार के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो एजेंसी का हिंदी रूपांतर क्या है, अभिकरण है, तो रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक्सिस, AXIS का हिंदी रूपांतर क्या है। एक्सिस का मतलब क्या होता है, अक्ष, एक्सिस माने अक्ष होता है, वृत्त होता है, धुरी होती है या फिर आयत होता है, बताएं। एक्सिस का हिंदी रूपांतर क्या है, अंग्रेजी में जिसको एक्सिस बोलते हैं, हिंदी में एक्सिस के स्थान पर हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अक्ष, एक्सिस माने होता है अक्ष। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, माइनर, MINOR का कौन सा पारिभाषिक जो है अर्थ सही नहीं है इनमें से। माइनर का मतलब क्या होता है, अल्पायु, अवयस्क, मामूली या फिर नाबालिग। देखिए माइनर का मतलब सीधा सा होता है माइनर, माइनर आपको पता होगा, माइनर का मतलब होता है अल्पायु, अवयस्क, नाबालिग या कम। ठीक है, मामूली मतलब नहीं होता है अल्पवयस्क का, मतलब इसका माइनर का। बाकी ये माइनर के मतलब होते हैं अल्पवयस्क, नाबालिग, अल्पायु। ठीक है, कम उम्र वाला, अल्पवयस्क मतलब अभी एक प्रकार से वयस्क नहीं हुआ है, अवयस्क, नाबालिग अभी एक प्रकार से बालक नहीं हुआ है।
तो कहीं ना कहीं पे ये माइनर के अर्थ हैं, परिभाषिक शब्द हैं, खास करके माइनर के ये तीनों, जबकि मामूली कोई शब्द नहीं है। और वही आपसे पूछा गया कि माइनर का कौन सा परिभाषिक अर्थ सही नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चंस को आप गौर से 2 बार देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आप जानते हुए भी उसको गलत कर देते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका परिभाषिक मतलब प्रशासनिक शब्द करिकुलर का हिंदी रूपांतर है, बताएं। सर्कुलर, सर्कुलर बताएं। प्रशासनिक शब्द है सर्कुलर, इसका हिंदी रूपांतर क्या है? परिवृत्त बोलते हैं सर्कुलर को, परिपत्र या प्रारूप या प्रमाण पत्र। तो भाई सर्कुलर को हम खास करके परिपत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है एफिडेविट। एफिडेविट आपको पता होगा, ये परिभाषिक शब्द है एफिडेविट एक प्रकार से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं एफिडेविट को? तो एफिडेविट को हिंदी में हम शपथ पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफिडेविट माने शपथ पत्र। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, अनुवाद का क्षेत्र है। विश्व साहित्य की परिकल्पना करेंगे तो भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। वार्तालाप करने में भी अनुवाद की ज़रूरत पड़ती, तो वहाँ पर भी अनुवाद का क्षेत्र है। धर्म में भी आप देखते हैं अनुवाद का क्षेत्र है धर्म, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुवाद का क्षेत्र भी एक प्रकार से है, बढ़िया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अनुवाद का क्षेत्र है। देखिए ऐसे कई प्रश्न आपसे बनेंगे, तो कोई भी प्रश्न आपका आ सकता है। अनुवाद का क्षेत्र है ज्ञानात्मक साहित्य, भावात्मक साहित्य, शिक्षा, सभी में भाई आप देखेंगे कि अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। भावात्मक साहित्य में भी, ज्ञानात्मक साहित्य में भी और शिक्षा में भी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुवाद का क्षेत्र है पत्राचार में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, कार्यालय में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, न्यायालय में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अनुवाद का क्षेत्र है संस्कृति और कला। बिल्कुल, संस्कृति में भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, कला में भी पड़ती है। ठीक है, संचार में, यानी कि संचार मतलब समझ रहे हैं, बातचीत करने में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाने में भी, खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। अगर अनुवाद ना हो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और जो दुनिया का एक प्रकार से जो वैश्वीकरण की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं पे फ्लॉप हो जाएगी और लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद का प्रकार है पाठ्य विस्तार, भाषा स्तर, श्रेणीबद्ध या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। अनुवाद का जो है प्रकार होता है पाठ्य का विस्तार, भाषा स्तर, श्रेणीबद्ध, ये सब अनुवाद के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। ठीक है, प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे भाई। प्रश्न आपका है कि वित्त किस अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतर है? बताएं सभी लोग। वित्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है भाई? वित्त, जिसको हिंदी में वित्त कहते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? फंड बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं, मनी बोलते हैं, फिर क्रेडिट बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? वित्त को अंग्रेजी में किस शब्द से जानते हैं हम? तो वित्त को फाइनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। फाइनेंस माने वित्त और वित्त माने फाइनेंस। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, संप्रतीकक, संप्रतीकक किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? एडिटिंग का, या ग्राफिक्स का, या सिंबॉलिक का, या डेटा का? संप्रतीकक, संप्रतीकक जो कि हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम अंग्रेजी में ग्राफिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या? ग्राफिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन्वेस्टमेंट का हिंदी रूपांतर है निवेश, बचत, ऋण या संग्रह। तो इसका हिंदी रूपांतर क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं क्या? निवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, निवेश राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, न्यूट्रिशन का परिभाषिक शब्द है
फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। न्यूट्रिशन का शाब्दिक शब्द मतलब परिभाषिक शब्द क्या है, फटाफट से बताएंगे। न्यूट्रिशन तंत्रिका बोलते हैं न्यूट्रिशन को, या पौष्टिक बोलते हैं, फिर नाड़ी या पोषण। तो न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं भाई, आप सभी को पता होगा, पोषण कहते हैं न्यूट्रिशन को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका डिवीजन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है, भाग, प्रभाग या विभाग, या इनमें से कोई नहीं। तो डिवीजन जो अंग्रेजी में शब्द है डिवीजन, इसको हिंदी में हम लोग प्रभाग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्रभाग, ठीक है। विभाग नहीं बोलेंगे, विभाग डिपार्टमेंट को बोलेंगे, ठीक है। डिवीजन जो होगा उसको प्रभाग बोलेंगे, ठीक है। और पार्ट बोलेंगे भाग को। तो पार्ट माने भाग, प्रभाग का मतलब होता है डिवीजन, और विभाग का मतलब होता है डिपार्टमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के लिए उचित परिभाषिक शब्द है, योजक बोलेंगे एम्प्लॉयर को, या वियोजक बोलेंगे, या नियोजक बोलेंगे, या फिर मालिक बोलेंगे उसको। तो खास करके एम्प्लॉयर को हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर को हम नियोजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियोजक बोलेंगे हिंदी में। नियोजक का माने होता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का माने होता है नियोजक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, ये सब छठे छठे प्रश्न हैं जो कि मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ और एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा, बताएं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है, इनमें से बताएं। प्रशासक, प्रशासन, सुशासन, या इनमें से कोई नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खास करके जो हिंदी में शब्द प्रयोग किया जाता है उसको प्रशासन बोलते हैं, ठीक है। प्रशासन माने एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रट लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न आपका है सरचार्ज, ठीक है, बताएं क्या बोलते हैं। सरचार्ज के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द क्या है, भार, प्रभार, सभार, या अधिभार। तो सरचार्ज, खास करके सरचार्ज के लिए प्रयुक्त जो परिभाषित शब्द है हिंदी में उसको बोलते हैं अधिभार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एजेंडा। एजेंडा के लिए हिंदी शब्द क्या है, कार्य, कार्यसूची, कार्यपालन, या अनुसूची। तो एजेंडा को हम खास करके हिंदी में बोलते हैं कार्यसूची के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे वेल। वेल के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, कारागार, जमानत, अभियोग, या फिर अपराध। सभी लोग जानते हैं वेल के लिए उपयुक्त जो शब्द है वो है जमानत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से कई सारे शब्दों के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। मैं शब्दों को लेकर के मैं एक दिन पूरा विस्तार से आपको समझा दूंगा। एक वीडियो होगी परिभाषिक शब्दावलियों को लेकर के, इसमें प्रशासनिक, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, तकनीकी तमाम प्रकार के शब्दावलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करें, जैसे कि एनुअल माने वार्षिक हो गया, एन्यूटी माने वार्षिकी, अरेस्ट माने बंदी बनाना, ए से फिर बी से फिर डी से फिर सी से, मतलब इसी प्रकार सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, सभी से हम बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। विज्ञान से संबंधित कुछ शब्द हैं उसके बारे में, कुछ भारतीय गणतंत्र के बारे में शब्द हैं, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, यही सब, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है लिपि यांत्रण को लेकर के, ठीक है। प्रश्न आपका क्या है भाई, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि लिपि यांत्रण शब्द के उत्तरार्ध में किसकी ध्वनि इंगित होती है। लिपि अंतरण, अंतरण का सीधा सा मतलब होता है परिवर्तन से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा, परिवर्तन की। लिपि अंतरण शब्द के उत्तरार्ध में किसकी ध्वनि इंगित होती है भाई, तो परिवर्तन की ध्वनि इंगित होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसकी ध्वनि भाई, परिवर्तन की ध्वनि इंगित होती है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लिपि यांत्रण का संधि विच्छेद होगा, बताएं। लिपि यांत्रण का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, लिपि प्लस अंतरण इज इक्वल टू लिपि यांत्रण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, रट लीजिएगा एकदम से, ये परीक्षा में आपके आने वाला सब प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लिपि यांत्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो लिपि यांत्रण के कितने प्रकार होते हैं भाई, लिपि यांत्रण के 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चर्चा करेंगे चारों प्रकार कौन कौन से होते हैं, विस्तार से हम जानेंगे आने वाले समय में, ठीक है। लिपि यांत्रण को लेकर के मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा, हर एक चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा।
लिपियांत्रण के चीज़ों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। लिपियांत्रण का प्रकार है, देखें लिपियांत्रण का प्रकार इसमें से देखें 3 यहीं पर आपको दिए गए हैं, ध्वन्यात्मक, मार्फोलॉजी और मिश्रित। ये सब लिपियांत्रण के प्रकार ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अनुवाद के लिए किस शब्दकोश की आवश्यकता होती है? तो अनुवाद के लिए किस शब्दकोश की आवश्यकता होती है भैया? भाषिक शब्दकोश की आवश्यकता होती है, या द्विभाषिक शब्दकोश की, या बहुभाषिक शब्दकोश की? तो अनुवाद के लिए खास करके जिस शब्दकोश की आवश्यकता होती है वो होता है द्विभाषिक शब्दकोश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे? इसका लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, द्विभाषिक शब्दकोश की आवश्यकता होती है अनुवाद करने के लिए। ठीक है, द्विभाषिक शब्दकोश की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य को मशीन का सहयोग कितनी तरह से प्राप्त होता है? तो मनुष्य को मशीन का जो सहयोग होता है वो 2 तरीके से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को एकदम से। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का मुख्य स्रोत है, बताएं। मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का मुख्य स्रोत क्या है? मूल भाषा के व्याकरणिक स्तर, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक स्तर, या भाषिक पक्ष और शब्दावली, या उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का मुख्य स्रोत क्या है इनमें से? बिल्कुल मूल भाषा के व्याकरणिक स्तर ये भी है, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक स्तर ये भी है, और भाषिक पक्ष और शब्दावली। तो मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता के ये सभी मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है अनुवाद, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में कितने शब्द प्रचलित हैं? तो अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रचलित हैं खास करके अगर उसकी बात की जाए भाई, तो अंग्रेजी में खास करके अनुवाद मूल्यांकन के लिए जो शब्द प्रचलित हैं वो खास करके 2 शब्द प्रचलित है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति है, बताएं अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति कौन सी इनमें से? भाई देखें, पुनर्अनुवाद आधारित मूल्यांकन भी होता है और अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन भी होता है। तो आ और बा दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पद्धतियां अनुवाद मूल्यांकन की ही होती हैं। पुनर्अनुवाद मूल्यांकन यानी अनुवाद का हम दोबारा से अनुवाद करके देख लें, उसका मूल्यांकन कर लें, या फिर हम अनुक्रिया के माध्यम से हम उसका मूल्यांकन कर लें अनुवाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार हैं? तो अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य रूप से 4 आधार होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार होते हैं भाई? अनुवाद मूल्यांकन के 4 आधार होते हैं। ठीक है, 4 आधार कौन कौन से होते हैं भाई? 4 आधार कौन कौन से होते हैं इसको जान लीजिए। पहला आधार होता है आपका जो है, पहला आधार क्या होता है आपका? क्लोज परीक्षण। दूसरा आधार होता है बोधन परीक्षण। तीसरा आधार होता है आपका शास्वर पठन, और चौथा आधार होता है जो होता है उसका नाम है उत्तम अनुवाद से तुलना। तो एक प्रकार से ये होता है खास करके अनुवाद के मूल्यांकन के आधार। ठीक है, नायडा और टेबर महोदय ने मूल्यांकन के 3 आधार बताए हैं। नायडा और टेबर कहते हैं कि संदेश का सहज संप्रेषण जो है पहला आधार होता है, दूसरा आधार पठनीयता द्वारा बोधन, और तीसरा आधार अनुवाद की पर्याप्तता से पाठक की अभिरुचि। तो ये आधार अच्छे अनुवाद की बात तो करते हैं, किंतु जो खास करके नायडा और टेबर महोदय ने अनुवाद मूल्यांकन के 3 आधार बताए, इस मूल्यांकन के द्वारा अच्छे बुरे अनुवाद में स्पष्ट नहीं हो पाता, मतलब स्पष्ट अंतर नहीं हो पाता है कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा अनुवाद है। ठीक है, तो इसके कारण से ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर के 4 अनुवाद जो मैंने आपको बताया अनुक्रिया संबंधी प्रभाव को मापने के लिए खास करके 4 प्रकार के अनुवाद आधार मूल्यांकन होते हैं। वो पहला है क्लोज परीक्षण कर लिया जाए, दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन यानी बोधन परीक्षण कर लिया जाए, तीसरा है शास्वर पठन कर लिया जाए उसका, और चौथा है उत्तम अनुवाद। कोई अगर सबसे अच्छा अनुवाद हुआ है तो उससे तुलना कर ली जाए अपने अनुवाद की। ये भी एक प्रकार से परीक्षण होता है या मूल्यांकन कर सकते हैं हम अनुवाद का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनुवाद मूल्यांकन की 2 पद्धतियाँ हैं, एक है पुनर्अनुवाद आधारित मूल्यांकन और एक होता है अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं।
अगला प्रश्न, नायडा और टेबर ने अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार बताए हैं? तो मैंने अभी भी आपको बताया, अनुवाद मूल्यांकन के आधार में नायडा और टेबर महोदय ने 3 प्रकार के आधार बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नायडा और टेबर ने अनुवाद मूल्यांकन का आधार जो बताया है, पहला आधार है संदेश का सहज संप्रेषण, दूसरा आधार है पठनीयता के द्वारा बोधन और तीसरा आधार है अनुवाद की पर्याप्तता से पाठक की अभिरुचि। ये 3 खास करके जो आधार हैं, ये तीनों आधार नायडा और टेबर महोदय ने बताए हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। अनुवाद मूल्यांकन का आधार है क्लोज परीक्षण, बोधन परीक्षण, सास्वर पठन। ये तीनों एक प्रकार से अनुवाद मूल्यांकन के आधार हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ये प्रश्न है भाई, क्या प्रश्न है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि वद धातु, ठीक है, वद धातु का अर्थ है, वद धातु का मतलब होता है क्या? वद धातु का मतलब, वद संस्कृत का एक प्रकार से शब्द है एक, ठीक है, धातु है, तो संस्कृत का धातु है वद, उसका मतलब होता है बोलना या फिर कहना। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, अध्ययन की सुविधा के लिए अनुवाद के वर्गीकरण का रूप है। अध्ययन की सुविधा के लिए, खास करके अध्ययन की सुविधा के लिए अनुवाद के वर्गीकरण के 2 रूप हैं, एक तो पाश्चात्य मत है और एक भारतीय मत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मैंने कल की वीडियो में इस प्रश्न के बारे में चर्चा करी भी थी, ठीक है। भारतीय मत में मैंने आपको बताया था कि भाई भारतीय मत में भी 2 प्रकार से, एक तो संस्कृत के विद्वानों ने अवधारणाएं दी हैं और एक हिंदी के विद्वानों ने अवधारणाएं दी हैं, ठीक है। संस्कृत के विद्वानों में अवधारणा जैसे कि शब्द कल्पद्रुम कोश के हिसाब से, शब्दार्थ चिंतामणि कोश में, ठीक है, बताया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेद में कहा गया कि अन बेको वदात यद्याति, ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार भी अनुवाद का तात्पर्य पश्चात कथन ही है। पाणिनि महोदय ने बताया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं भर्तृहरि ने बताया, तो ये सब विद्वानों ने बताया। हिंदी विद्वानों में भोलानाथ तिवारी हैं, डॉक्टर रीता रानी पालीवाल हैं। पाश्चात्य मत में आप देखते हैं न्यूयॉर्क हैं, और जो है हार्टमन और स्टार्क हैं, हॉलिडे हैं, नायडा और रेवर हैं, पटनायक हैं, ठीक है, जेसी फेटफर्ड हैं, इन लोगों ने बताया। तो खास करके अनुवाद एक शिल्प है। न्यूयॉर्क कहते हैं कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। हार्टमैन और स्टार्क कहते हैं कि एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया या उसके परिणाम को ही हम क्या बोलते हैं? अनुवाद बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हॉलिडे महोदय कहते हैं कि अनुवाद एक अध्ययन है जो 2 या 2 से अधिक पाठ के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति के प्रकार संपादित करते हैं और दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और इनसे व्यंजित होने वाला संदेश भी समान ही होता है, ये विद्वानों ने बताया। कुल मिलाकर के अनुवाद जो होता है एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा मूल कथ्य की आत्मा की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करना ही एक प्रकार से अनुवाद की प्रक्रिया या अनुवाद कहा जाता है। मुख्य लक्ष्य होता है मूल भाषा, यानी कि मूल भाषा यानी लक्ष्य भाषा में प्रतिपादित करना। जो मूल भाषा है उसको लक्ष्य भाषा में प्रतिपादित करना ही अनुवाद होता है, ठीक है। जो स्रोत भाषा है तो स्रोत भाषा के कथ्य में लक्ष्य भाषा में आने पर खास करके उसमें विस्तार हो, ना संकोच हो और ना ही एक प्रकार से किसी प्रकार का परिवर्तन हो। जो भाव उसमें हो वही भाव इसमें हो, वो अनुवाद होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय मत के कितने उपवर्ग हैं? तो भारतीय मत के कितने उपवर्ग हैं भाई? भारतीय मत के 2 उपवर्ग हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है आ करेक्ट होगा, संस्कृत वाला और एक हिंदी वाले, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, अनुवाद के स्वरूप के संबंध में संस्कृत की कितनी अवधारणाएं, मतलब कितनी प्रमुख अवधारणाएं हैं? तो वैसे तो अवधारणाएं कई हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो अवधारणाएं हैं खास करके अनुवाद के स्वरूप के संबंध में संस्कृत की, वो अवधारणाएं हैं 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, अनुवाद के स्वरूप के संबंध में संस्कृत की प्रमुख अवधारणा है। तो शब्द कल्पद्रुम कोश, शब्दार्थ चिंतामणि कोश, ऋग्वेद, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए।
अगला प्रश्न है, अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना का प्रमुख तत्व है। अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना का प्रमुख तत्व क्या है भाई? बिल्कुल संप्रेषण भी है, मूल कथ्य का संतरण भी है, संस्कृति का संतरण भी है, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को एक बार शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है आपका कि सरकारी कार्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। यानी सरकारी कार्य व्यवहार में जो भाषा हम प्रयोग करते हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं? कार्यालयी भाषा बोलते हैं, साहित्यिक भाषा, या वैदिक भाषा, या अभ्रंश भाषा। तो उसको आपने बीए सेकंड सेमेस्टर में आपने कार्यालयी हिंदी के बारे में पढ़ा है, तो उसमें कार्यालयी हिंदी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो सरकारी कार्यकाल में या फिर ऑफिस में अगर जिन भाषा का प्रयोग करते तो कार्यालयी भाषा या कार्यालयी हिंदी कहलाती, मतलब कार्यालयी भाषा कहलाती। ठीक है, हिंदी का प्रयोग जब ऐसे चीज़ों में होता तो उसको कार्यालयी हिंदी बोलते हैं। तो कार्यालयी भाषा वही है, ठीक है, जो कार्यालय में या सरकारी कार्य मतलब कि कार्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति के किस सन के आदेश के बाद कार्यालयी हिंदी के अनुवाद कार्य ने गति पकड़ी है। तो राष्ट्रपति के खास करके जो 1955 का खास करके 1955 ईस्वी में जो आदेश दिया था उसके बाद कार्यालयी हिंदी के अनुवाद कार्य में एक प्रकार से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 10 तारीख पहला महीना यानी कि 10 जनवरी 1965 को लागू किस धारा के अनुसार केंद्रीय अधिनियमों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई है, बताएं। तो उसमें खास करके जो है 5I के तहत, ठीक है, प्रश्न पूछा गया कि किस धारा के अनुसार, तो 5 के फर्स्ट के अनुसार जो है व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, 19 तारीख 5वें महीने 1969 को लागू किस धारा के अनुसार राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई है। तो धारा कौन सी भाई? उस धारा का वो 6वीं धारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आलेख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आलेख को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? राइटिंग बोलते हैं या ड्राफ्ट बोलते हैं? दोनों बोलते हैं आलेख को। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है आपका, कॉन्फिडेंटल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कॉन्फिडेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय, गुप्तकालीन या सहनीय। तो कॉन्फिडेंशियल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोपनीय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को देखा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास, और भी प्रश्न आपकी स्क्रीन के लिए मतलब कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंक साहित्य में अनुवाद को लेकर के उस चैप्टर से ये प्रश्न आए हुए हैं आपके, बैंक साहित्य में अनुवाद। ठीक है, वैसे तो 1969 ईस्वी में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और उसके बाद में 1980 में फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों की संरचना और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और खास करके उसी को लेकर के अनुवाद की आवश्यकता पड़ी। अंग्रेजी शब्द में आप देखते हैं जैसे कि क्लोज्ड चेक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज्ड मतलब कि क्रॉस्ड चेक, उसको हिंदी में बोलते हैं काटा गया चेक, और इसका सही अनुवाद क्या होता है? रेखांकित चेक जिसको बोलते हैं। अगर इसका क्लोज्ड माने होता है काटा गया, क्रॉस्ड मतलब काटा गया, और चेक माने चेक होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से इसको समझना पड़ेगा कि भाई सही अनुवाद क्या है, और उसका शाब्दिक अनुवाद और सही अनुवाद दोनों में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि भाई ये अनुवाद इसका सही मतलब कि इसका ये भाषा का मतलब वो अनुवाद है, लेकिन वो नहीं होता है। ठीक है, उसका कभी कभी क्या होता है, शाब्दिक अनुवाद को ध्यान में न रख करके उसके आर्थिक अनुवाद को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है कि किस सन में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो किस सन में किया गया था भैया? 1969 में किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका, किस सन में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मैंने आपको बताया था 1980 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बैंक अनुवाद का प्रमुख तत्व है। तो ये दोनों ऊपर वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं।
प्रश्न अगला है कि बैंक अनुवाद का प्रमुख तत्व है विषय विशेषज्ञता, भाषा अधिकार, सटीक शब्द चयन या फिर उपयुक्त सभी। तो बैंक अनुवाद के ये तीनों प्रमुख तत्व हैं, यानी कि विषय में विशेषज्ञता होनी चाहिए आपको, भाषा पर आपका अधिकार भी होना चाहिए और सटीक शब्द चयन भी आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ऑडिट के लिए हिंदी शब्द क्या है? ऑडिट के लिए लेखा परीक्षा, जमा या फिर नामे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एडिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑडिट को, AUDIT को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसके लिए लेखा परीक्षा शब्द प्रचलित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे एक बार, जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर करेंगे सभी लोग सेशन को। अगला प्रश्न है रेंट के लिए, और आपको बता दूं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाला अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा हिस्ट्री का भी अपलोडेड है, उसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है रेंट के लिए हिंदी शब्द कौन सा है? किराया या भाड़ा या लगान या फिर ये सभी। तो रेंट के लिए खास करके हिंदी शब्द जो है उसमें भाड़ा भी रेंट के लिए बोला जाता है, किराए के लिए भी, और लगान, ये सब रेंट को ही बोलते हैं। रेंट अंग्रेजी शब्द है लेकिन हिंदी में इसके 3-4 पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है कि क्लर्क का हिंदी अनुवाद क्या है? क्लर्क लिपिक बोलेंगे या लिपिक कम टंकण बोलेंगे या आंसू लिपिक बोलेंगे या फिर ये सभी बोलेंगे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए खास करके क्लर्क को हम लिपिक बोलते हैं, लिपिक माने बाबू जो होते हैं, ठीक है। क्लर्क माने लिपिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है स्टेनोग्राफर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिपिक या लिपिक कम टंकण या आंसू लिपिक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? स्टेनोग्राफर को हम क्या बोलते हैं? आंसू लिपिक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके लिए बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव बोलो। प्रश्न है कि बैंक संबंधी सामग्री का स्वरूप है। तो बैंक संबंधी सामग्री का स्वरूप क्या है? नियम, विनिमय, आवेदन पत्र, रसीदें, दस्तावेज। तो खास करके बैंक संबंधी सामग्री के रूप है नियम हो गया, विनिमय हो गया, आदान प्रदान, आवेदन पत्र हो गया, रसीदें हो गई, तमाम सारे दस्तावेज हो गए, विज्ञापन हो गया, प्रसार यानी प्रचार की सामग्रियाँ हो गई, ये सब बैंक संबंधी सामग्री ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ये आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है आपका, देखेंगे सभी लोग। हर एक चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें रखा गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि किस सन में न्यायालयों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी कर देने का प्रस्ताव हुआ? फटाफट से आप बताएंगे। किस सन में न्यायालयों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी कर देने का प्रस्ताव हुआ? तो किस सन में हुआ भाई? 1803 ईस्वी में। तो न्यायालयों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी कर देने का प्रस्ताव हुआ था 1803 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदी की विधि शब्दावली का संग्रह है। हिंदी की विधि शब्दावली का संग्रह और प्रकाशन का सर्वप्रथम श्रेय किसको है? बताएं। तो हिंदी की विधि शब्दावली का संग्रह और प्रकाशन किसने किया था सबसे पहले? तो करने वाले विद्वान हैं H विल्सन महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, H विल्सन ने किस सन में ग्लोरी ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स प्रस्तुत किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो H विल्सन महोदय ने किस सन में ग्लोरी ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स प्रस्तुत किया? तो किस सन में प्रस्तुत किया था भैया इन्होंने? तो वो सन है 1855 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है 1855 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि किस सन में विधि शब्दावली का प्रकाशन हुआ? बताएं सभी लोग। विधि शब्दावली का प्रकाशन किस सन में हुआ? 1970 में, 1972 में, 1974 में या 1975 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किस सन में विधि शब्दावली का प्रकाशन हुआ भैया? 1970 में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विधि शब्दावली का नया संस्करण कब मिला? विधि शब्दावली का नया संस्करण कब मिला भैया?
तो 1900 कब मिला था? 1984 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विधि शब्दावली का नया संस्करण 1984 में मिला। ठीक है, ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है, रट लीजिएगा एकदम से। अगला क्वेश्चन से आपका वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा अभी से, ताकि परीक्षा के अंतिम समय में एक बार आप देखिए और आपका काम हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न, अगली आपकी बार, इसीलिए मैं पहले बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी मॉडल पेपर पहले से एक एक मॉडल पेपर दे दीजिए, ताकि मैं उसको लगातार देखता रहूँ, तो वैसे रट जाएगा। 3-4 बार वीडियो देखेंगे वैसे आपको सब याद हो जाएगा। और बाकी चैप्टर वाइज वीडियो तो मैं अभी प्रोवाइड करवाऊँगा जल्दी। ठीक है, तो उसको लेकर के आप टेंशन ना लीजिए। फिर उसके बाद में अभी ये वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद में जब वीडियो चैप्टर वाइज वीडियो आप पढ़ लेंगे कुछ वीडियो, ठीक है, और उसके बाद में फिर यह वीडियो देखेंगे तो आप ये सारे प्रश्न खुद ही मार देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, विधि शब्दावली करने के लिए कितनी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है? बताएं सभी लोग, विधि शब्दावली करने के लिए कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? तो भाई लगभग 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, राइट का हिंदी अनुवाद क्या है? राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? राइट को अधिकार बोलते हैं। ठीक है, RIGHT को हम क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं। राइट माने होता है अधिकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो एक प्रकार से इतने सारे प्रश्नों को आपने देखा, समझा। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें मैंने आपको बताया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने समझा। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो होंगी वो चर्चा करते रहेंगे हम आने वाले समय में। और भी जो लिखित वाला मॉडल पेपर है, आप लोग बहुत सारे लोग अगर उसको लेकर के परेशान हैं लिखित मॉडल पेपर के लिए, तो लिखित मॉडल पेपर में मैं चर्चा कर दूंगा 1-2 दिनों में। ठीक है, तो उसको लेकर के परेशान ना हो। बाकी सब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपके हो जाएं अधिकतर सब्जेक्ट के, उसके बाद में फिर लिखित मॉडल पेपर पर नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस जो हैं जिस विश्वविद्यालय में हो रहे हैं उसके पेपर जल्दी थोड़ा सा होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दूं, हिंदी साहित्य का द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर को लेकर के एक वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी डायरेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वो वीडियो 10 मिनट की वीडियो है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी यह वीडियो तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का हल मॉडल पेपर ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार से हिंदी का मैंने बताया 100 से अधिक प्रश्नों को, उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का भी मॉडल पेपर लगभग 150 प्रश्नों का एक प्रकार से सीरीज़ है ये। वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की गई है इस वीडियो के माध्यम से। तो यह वीडियो आप देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस BA 4th सेमेस्टर के लिए छात्रों के लिए। ठीक है, पढ़ना क्या आपको, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की श्रृंखला आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप सभी लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा हिस्ट्री की भी जो है 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की वीडियो हो चुकी है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस हो चुके हैं, जल्द ही सभी की वीडियोस आपके समक्ष आएगी ऑब्जेक्टिव की, उसके बाद में फिर लिखित की और मॉडल पेपर तो चलते रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, तैयारियाँ चल रही। थोड़ा सा मैं अभी व्यस्त हूँ ज़्यादा, इसीलिए आपकी जो है आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियो नहीं आ पा रही हैं। व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, इसी बीच हमारे पेपर भी लग चुके हैं। तो 20 तारीख तक हमारे पेपर जैसे संपन्न होते हैं, उसके तुरंत बाद से आपकी परीक्षाएं की जो चीज़ें होंगी वो विस्तार से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और हालांकि अभी भी मैं वीडियो आपके लिए देता रहूँगा, मॉडल पेपर बनाता रहूँगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपके लिए करता रहूँगा। बाकी चैप्टर वाइज वीडियो एक प्रकार से विधिवत तरीके से आपकी क्लास 20 तारीख के बाद ही प्रारंभ हो सकती हैं, और उससे पहले भी मैं कोशिश करूँगा कि प्रारंभ कर दी जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि भाई थोड़ा सा अपने आप को भी पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ ले। बाकी वीडियोस में डेली आपको देता ही रहता हूँ, हर हालत में, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मैं आपको लोगों के लिए हमेशा आता हूँ और हमेशा इसी प्रकार से आता रहूँगा। भगवान से यही मैं हमेशा कृपा मांगता रहता हूँ कि भाई हम अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए, छोटे बड़ों जो भी आप लोग हैं उनके लिए हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूँ। यही कृपा दृष्टि हमारे ऊपर प्रभु बनाए रखें, और यही मैं हमेशा मांगता हूँ। और आप लोगों के भले की जो है कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप लोग बहुत ही खुश रहें और बहुत ही आगे बढ़ें। लगातार आपके जीवन में नई नई ऊंचाइयां आएँ और उन ऊंचाइयों पर आप चढ़ें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। और लगातार यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप हमेशा एक प्रकार से अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने गुरुजनों का और अपने
समाज का नाम रोशन करें और आगे बढ़ते रहें लगातार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्रेम हमेशा बनाए रखिएगा। आपके प्रेम के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और जल्द ही आपके लिए मैं जो भी हो सकेगा, जो भी क्या लगभग आपके लिए मैं इतना तैयारी करवा दूंगा आपकी बार 4th सेमेस्टर के लिए कि आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर विश्वास मानिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम से यूट्यूब पर लाने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर आप जब हमारी वीडियो देखने के बाद में आप महसूस करेंगे कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ आपने तैयार कर लिया। ठीक है, धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हमारे साथ जुड़ करके, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा, इसी प्रकार से 4th में, 5th में, 6th में सभी में आप पढ़ते रहिए और लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट, आई लव यू।